हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें एक ऐसा कंसेप्ट डील करने वाले हैं। आपने नेम पढ़ी ली होगा, मूड एक ऐसा कंसेप्ट है ये कि अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बच्चे घूम जाते हैं। और स्टूडेंट्स जो है 99% स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि वो क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं। मैटर नहीं करता कि आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना स्ट्रॉग है, मैटर नहीं करती कि अपनी ग्रामर कितनी स्ट्रॉग है, क्योंकि ये ग्रामर का ही पार्ट है बेसिकली। लेकिन ये टॉपिक जो है लेफ्ट आउट किया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता अभी आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि ये कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। इसमें कोई भी रूल वगैरह काम नहीं करते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आने लगा आजकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, आप देखो कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है। और जब हम डाउट्स वगैरह लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो उसमें मैंने इनकाउंटर किया, तो इसी के बेसिस पे आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो भी इनको गलत कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक काफ़ी यूनिक है और स्टूडेंट्स को अभी तक ये नहीं आता। हमने पहले भी इसका कुछ पार्ट जो है इस चैनल पर कवर किया हुआ है, और जो बाकी बेसिक वाला पार्ट है वो आज कवर करेंगे, पूरा ही कवर करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, एक बार आप ट्राई करें कि आपको जो भी लग रहा है, ठीक है, सेंटेंसेस में क्या आएगा, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूँ। द कैप्टन सेड दैट द टीम ब्लैंक वेल। सेकंड क्वेश्चन है द कैप्टन डिमांडेड दैट द टीम ब्लैंक वेल। तो पहले में बताना है प्ले आएगा, प्लेज आएगा, प्लेड आएगा, मस्ट प्ले आएगा। दूसरे में भी बताना है कि इनमें से क्या आएगा। ऑप्शन जो है दोनों में सेम भी आ सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स है, प्लीज बी फास्ट। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इसको समझाने से पहले हम थोड़ा सा मूड के बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपने इससे पहले बात करेंगे टेंस की। आपने टेंस तो सुना होगा। टेंस क्या होता है? बेसिकली जो टेंस होता है वो क्या होता है, एक वर्ब की फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो फिर आपको ये टॉपिक हो सकता है कि ना समझ आए। इससे पहले आप टेंस वाली क्लासेस लगा लेना, चैनल पे पढ़ी है। ग्रामर फ्रॉम जीरो लेवल प्लेलिस्ट पे जाओगे तो उसमें टेंस की सारी क्लासेस पढ़ी है, उसमें लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेंस जो होता है ना, ये एक वर्ब की फॉर्म होती है। ये वाली जो वर्ब की फॉर्म होती है, ये क्या बताती है? एक्शन की स्टेट। ये क्या इंडिकेट करती है? स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एन एक्शन। ये वर्ब बताती है कि जो एक्शन की स्टेट क्या है, एक्शन की स्टेट क्या है, प्लस उसका टाइम क्या है, प्लस उसका टाइम क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कोई भी एक वर्ब की फॉर्म लिख लूं, मैं यहां पे लिख लूं वेंट। तो ये जो वेंट है ये एक वर्ब की फॉर्म है, ठीक। वर्ब की बहुत सारी फॉर्म हो सकती हैं। गोन हो सकती है, इज गोइंग हो सकती है, गोइंग हो सकती है, गोज हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे वेंट लिख लिया। तो ये वाली जो वर्ब की फॉर्म है ना, ये वर्ब की फॉर्म यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि एक्शन की स्टेट को इंडिकेट कर रही है। तो एक्शन की जो स्टेट है वो क्या है? इंडेफिनिट, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगर मैं एक्शन के टाइम की बात करूं तो एक्शन का टाइम हमारा क्या है? पास्ट। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों जो बातें हैं, ये हमें कौन बता रहा है? ये वर्ब की फॉर्म बता रही है। तो इसी वर्ब की फॉर्म को हम क्या कह देते हैं? टेंस कह देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक। अब मूड की बात कर लेते हैं। कोई और वर्ब की फॉर्म लिख लो। मैंने यहां पे लिख लिया इज गोइंग। तो जब मैं यहां पे लिख रहा हूं इज गोइंग, तो यहां पे जो एक्शन की स्टेट है वो कैसी है? ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग स्टेट है। ऑन गोइंग का मतलब एक्शन की जो स्टेट है वो इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और एक्शन का जो टाइम है वो क्या है? प्रेजेंट है। वो क्या है? प्रेजेंट है। तो ये वर्ब की फॉर्म ही बता रही है, तो इसी वजह से इसी को हमने टेंस कह दिया, ठीक है। जो मूड होता है ये भी वर्ब की फॉर्म होता है, ये भी वर्ब की फॉर्म ही होता है, ठीक है। बस एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि ये वाली जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, किसी स्टेट को या टाइम को ना रेफर करके, बल्कि ये स्पीकर की इंटेंशन को रेफर करती है। किसको रेफर करती है? स्पीकर की इंटेंशन को। अब इंटेंशन का मतलब क्या है? इंटेंशन का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज नॉट फैक्ट। समथिंग दैट इज नॉट फैक्ट। तो अगर कोई वर्ब की फॉर्म जो है किसी फैक्ट को ना रेफर करके किसी इंटेंशन को रेफर कर देगी, तो उसी वर्ब की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। तो यहां पे जो ये टेंस है ना, जो ये टेंस है, ये वर्ब की फॉर्म को रेफर करती है। आपको मैंने बता दिया, ये वर्ब की फॉर्म को रेफर करती है और ये एक्शन की स्टेट और टाइम को बताती है। ये वाली जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि ये एक फैक्ट होती है। ये क्या होती है? एक फैक्ट होती है। लेकिन ये वाली जो वर्ब की फॉर्म है ये फैक्ट ना होगी, बल्कि क्या होगी? इंटेंशन होगी, और उसी को हम क्या कह देंगे? मूड। तो हमें क्या समझने को मिला कि अगर कभी भी कोई एक वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है, वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है, अगर वो वर्ब की फॉर्म किसी फैक्ट को रेफर करेगी, किसी फैक्ट को रेफर करेगी, तो उसको हम क्या कह देंगे? टेंस कह देंगे, ठीक है।
क्या कह देंगे, टेंस कह देंगे। लेकिन अगर वो वर्ब की फॉर्म किसी फैक्ट को ना रेफर करके किसी इंटेंशन को रेफर कर देगी तो उसको हम क्या कह देंगे, मूड कह देंगे। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। थ्योरी से शायद आपको हो सकता है कि ना समझ आए, प्रैक्टिकलिटी पे चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारी लाइव एग्जांपल पे। ये सब समझ आ जाएगा, आप खुद ही कर लोगे इसको, मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस क्वेश्चन का जो आंसर दे दो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, मूड इट इज अ वर्ब फॉर्म विच एक्सप्रेसेस द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। ये स्पीकर की इंटेंशन को रेफर करती है। क्या होती है बेसिकली, एक वर्ब की फॉर्म। चलिए, अब मैंने यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, एक है ओपन द डोर, दूसरा है लीजा ओपन द डोर। तो दोनों सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो आप इसमें से देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला सेंटेंस जो है इसका कौन सा टेंस है, इसका टेंस कौन सा है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो मैंने कहा ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने पूछा कि इसका कौन सा टेंस है, तो बच्चे वो भी कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो फिर मैं अगर ये पूछता हूं कि इन सेंटेंसेस में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप एक बार चेक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर भी दे दिया होगा कि अगर यहाँ पे लीजा लिखा हुआ है तो यहाँ पे ओपन गलत हो गया, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओपन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाले में ओपन क्यों लिखा हुआ, पहले वाले में ओपन क्यों नहीं लिखा हुआ, एक तो ये बात, ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात कि अब हमें ये देखना है कि क्या ये सच में टेंस है, सोचना इस चीज को लेके। देखो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये जो सेंटेंस है ये एक डायरेक्ट ऑर्डर है या डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट को तो नहीं कहेंगे, ये ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये एक ऑर्डर है तो ऑर्डर जो दिया जाता है वो सामने वाले पर्सन को दिया जाता है, मतलब वो लिसनर को होता है। तो इसका मतलब जो इस काम को करने वाला है ना वो लिसनर होता है। कौन होता है, लिसनर होता है। और लिसनर का मतलब कौन सा पर्सन होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है। ठीक है, तो ये जो यू लिखा हुआ है ना, तो यू है इसका सब्जेक्ट, और यू के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ओपन लिख लिया, हम यहाँ पे ओपन का यूज नहीं कर पाएंगे। चलो ये भी एक थ्योरी है, मैंने मान लिया, लेकिन एक्चुअल में जो इसका रीजन है ना वो ये नहीं है, कुछ और रीजन है। पता क्या, समझना। अगर मैं कह रहा हूं ओपन द डोर, ध्यान से समझ के देखना कि एक क्लास है, एक सिचुएशन है कि एक स्पीकर है। ठीक है, ये स्पीकर अकेला है क्लास में, मतलब मैं अकेला हूं क्लास में, तो मैंने बोल दिया ओपन द डोर, तो मैं क्या ये बात बोल पाऊंगा कि सेंसिबल होगा? नहीं, क्योंकि अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो उसको सुनने वाला भी तो कोई चाहिए, नहीं है तो मैं ये बात कैसे बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। तो फिर मैंने ये बात बोल दी, एक लिसनर भी है, सेकंड सिचुएशन क्या होगी, एक लिसनर भी है, तो मैंने बोल दिया ओपन द डोर। तो अब ये बात बोलना सेंसिबल है कि ओपन द डोर। तो जब मैं ये बात कह रहा हूं ओपन द डोर, तो एक बात सोच के बताना कि ये बात जो है कब बोली जाएगी, जब वो डोर है पहले से ओपन होगा या फिर वो डोर है उस टाइम पे क्लोज होगा। सोच के बताना कि ये जो बात बोली जाएगी ये कब बोली जाएगी, जब वो डोर जो है वो ओपन होगा या फिर वो क्लोज होगा। तो ऑब्वियसली जब वो डोर क्लोज होगा तभी तो ये बात बोली जाएगी। अगर वो डोर पहले से ओपन है तो आप ये बात क्यों बोलोगे? तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात बोली जा रही है ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि फैक्ट तो क्या है, फैक्ट तो ये है कि वो डोर क्लोज है। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब की फॉर्म है ये किसी फैक्ट को ना रेफर करके बल्कि इंटेंशन को रेफर कर रही है। किसको रेफर कर रही है, इंटेंशन। किसकी इंटेंशन, बोलने वाले की। तो ये इंटेंशन ऑफ द स्पीकर हो गया, इंटेंशन ऑफ द किसकी होगी, स्पीकर हो गया। तो अगर ये वर्ब इंटेंशन ऑफ द स्पीकर है तो क्या मैं इसको टेंस कह पाऊंगा? नहीं, क्योंकि अगर वो टेंस होता फिर तो वो फैक्ट होता, लेकिन फैक्ट तो नहीं। मैंने किसी को बोला यार, मैंने किसी को बोला कि सिट डाउन, तो ये बात मैं किसको बोलूंगा, जो इंसान खड़ा है या जो इंसान पहले से बैठा है? जो इंसान खड़ा है उसी को तो बोलोगे ना सिट डाउन। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यहां पे जो ये लिखा हुआ है ये एक मियरली इंटेंशन है, फैक्ट नहीं है। अगर ये एक इंटेंशन है तो इसका मतलब ये जो वर्ब की फॉर्म हमने यहां पे लिखी है तो यहां पे ये कोई टेंस नहीं है, बल्कि यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, और ये जो मूड है ना, ये मूड की वजह से यहाँ पे ओपन आया, ना कि यू की वजह से। वो बात फिट बैठ रही है बिल्कुल सही, लेकिन एक्चुअल में जो रीजन है ना वो यही है कि मूड की वजह से हमने यहाँ पे ओपन लिखा, ओपन से नहीं लिख पाओगे। अभी समझ आ जाएगा ऐसा क्यों, ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि लीजा ओपन्स द डोर, तो जब मैंने यहाँ पे ये बात बता रहा हूँ, मैं ये बात किसी को रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बात मैं किसी को स्टेट कर रहा हूँ कि जो लीजा है वो दरवाजा जो है, वो डोर जो है वो ओपन करती है। तो जब ये बात मैं किसी को रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बात मैं स्पीकर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो चीज जो रिपोर्ट की जा रही है वो एक इंटेंशन है जैसे, वो काम एक्चुअल में हो रहा है, वो काम एक्चुअल में हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब है ये किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है।
किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फैक्ट को। ऑब्वियसली एक्शन की स्टेट और टाइम तो बता ही रही है, लेकिन ये फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप मूड से कंपेयर करोगे तो अगर ये फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? टेंस। अगर ये टेंस हो जाएगा तो इसी वजह से हमें यहाँ पे इसको टेंस कौन सा कह देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये वाला टेंस कहना सही, लेकिन ऊपर वाला टेंस कहना क्या हो जाएगा? गलत। तो आपको आइडिया हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ किसी को वर्क हार्ड, मैं यहाँ पे किसी को कह रहा हूँ वर्क हार्ड, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे इसका टेंस पूछूं कौन सा टेंस है, अगर आप इसको अभी भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कह रहे हो ना तो गलत कह रहे हो स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए। क्यों? क्योंकि ये बात जब मैं किसी को कह रहा हूँ वर्क हार्ड, तो उस टाइम पे वो इंसान हार्ड वर्क नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो वर्ब की फॉर्म है ये किसको रेफर कर रही है? किसको रेफर कर रही है? इंटेंशन को। इसी वजह से ये कोई टेंस नहीं है, बल्कि इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? आइडिया हो गया मूड क्या होता है? पता चल गया मूड होता क्या है, मूड भी एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको इसी वजह से मतलब कई बार हमें टेंस समझ नहीं आता, ठीक है, और इसी वजह से हमें कई बार मूड समझ नहीं आता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। मैं ये कह सकता हूं कि एक सिक्के का जो एक साइड है वो टेंस है, दूसरा साइड क्या है? मूड है। अगर आपने टेंस पढ़ लिया मूड नहीं पढ़ा तो टेंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने मूड पढ़ लिया टेंस नहीं पढ़ा तो मूड पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे कंडीशनल्स वाले, ओपन कंडीशनल हो गया या फिर टाइप 0 कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल, वो कंडीशनल आप कभी नहीं समझ सकते अगर आप मूड चैप्टर नहीं पढ़ते। हो सकता है कि आप इसको याद कर ले, रूट लर्निंग से आपको हो जाएगा कि हाँ मैंने पहले क्लॉज पहले में विल नहीं आएगा तो बाद में विल आएगा, दूसरे में विल नहीं आएगा तो पहले में, वो आप याद कर सकते हैं, आंसर्स को याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ ये जो दोनों चीजें हैं ये किसके आधार पे है? दोनों चैप्टर्स का बेस क्या है? वर्ब। तो इसका मतलब ये दोनों ही वर्ब का ही पार्ट है। तो वर्ब अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि आप उसको 30 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, 30 घंटे भी पढ़ सकते हैं। समझ आई थोड़ी सी बात? ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको वही सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहले वाला कि अगर मैं पूछूं, पहले वाला जो सेंटेंस है अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टेंस है मूड है, तो आपको पता चल गया कि यार ये मूड है। ये क्या है? मूड है। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये मूड है। कैसा मूड है, कौन सा मूड अभी बताऊंगा। दूसरा वाला मैंने कह दिया कि ये टेंस है। ये क्या है? टेंस है। अगर ये टेंस है तो हम लीजा के साथ क्या यूज कर लेंगे? ओपन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? टेंस हो गया। मुझे थर्ड सेंटेंस बताना है कि ये टेंस है या मूड है। सेकंड और थर्ड सेंटेंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ठीक है, समझना कि यहां पे हमारा जो इस सेंटेंस में जो ये लीजा लिखा हुआ है ना, ये लीजा जो है ये थर्ड पर्सन है। कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो ये लीजा लिखा हुआ है ना, ये थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि ये लिसनरी है। कौन है ये? लिसनरी है। ठीक है, जैसे मेरे सामने लीजा बैठी है। ठीक है, तो मैंने उसको बोल दिया ओपन द डोर। ठीक है, मुझे उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि उसी को कहा जा रहा है, उसी ने वो काम करना है। लेकिन अगर मुझे ये बात बोलना, उसका नाम लेना है ना, तो मैं उसको पहले ही बोलूंगा लीजा ओपन द डोर। तो जब मैं उसको बुला रहा हूं तो मैंने उसका नाम लिया और उसके बाद मुझे पॉज देना पड़ेगा, तो उसी पॉज के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? कॉमा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लीजा यूज हो रहा है ना, ये हमारा लिसनर है। लिसनर का मतलब ये हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अगर हमारा ये सेकंड पर्सन है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? यू का काम कर रहा है। अगर ये यू का काम कर रहा है तो इसका मतलब ये जो आगे लिखा हुआ है ये हमारी इंटेंशन है। अगर ये हमारी इंटेंशन है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है? मूड लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी याद नहीं कर सकते कि अगर लीजा लिखा होगा, आप ऐसे कभी याद मत कर लेना कि अगर वो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो मूड हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे रूल बना लेंगे, सब फेल हो जाएगा बच्चे। सारा कुछ कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मूड के बारे में बात करते हैं। बेसिकली जो हमारा मूड होता है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहली जो टाइप होती है मूड की, दैट इज इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड। दूसरी टाइप होती है इंपेरेटिव मूड। कौन सी टाइप? इंपेरेटिव मूड। तीसरी टाइप होती है सब्जंक्टिव मूड। ये सब्जंक्टिव मूड का ही एक पार्ट करवाया हुआ है इस चैप्टर पे, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, मूड से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मैंने सब्जंक्टिव मूड ही पढ़ाया हुआ है। आज इस क्लास में हम ये तीनों ही कवर करेंगे। ठीक है, जो पार्ट पढ़ाया है उसको छोड़ देंगे, बाकी सारा कुछ कवर कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिकेटिव मूड की। तो इंडिकेटिव मूड क्या होता है समझना। ये इंडिकेटिव मूड है। ठीक है, इंडिकेटिव मूड में हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इंडिकेटिव मूड जो होता है ना, ये किसी फैक्ट को स्टेट करता है। इंडिकेशन का मतलब क्या है? जो चीज वैसी है वैसी बता दो। ये हमारा, मैंने कह रहा हूं शुगर टेस्ट स्वीट, अब ये चीज फैक्ट है या नहीं है, या ये ओपिनियन है? ये फैक्ट है, ओपिनियन है, या क्वेश्चन है? तो ये फैक्ट है। ठीक है, ऐसा या तो वो स्वीट होगी या फिर नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए स्वीट है तुम्हारे लिए स्वीट नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये फैक्ट है, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ फैक्ट। ठीक है,
उसके बाद मैं बात बोलता हूँ लीजा इज ब्यूटीफुल। जब मैं कह रहा हूँ कि लीजा इज ब्यूटीफुल, मुझे एक बात बताओ कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है? फैक्ट है या ओपिनियन है? ये ओपिनियन है, क्योंकि वो हो सकता है कि मुझे ब्यूटीफुल लग रही हो और आपको ना लग रही हो, ये हो सकता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि सबका ओपिनियन सेम होगा। ठीक है, तो ये आपका अपना बिलीफ है, आपका अपना ओपिनियन है, तो इसमें ये क्या हो गया, ओपिनियन। थर्ड, ये डज लीजा लिव इन चंडीगढ़, तो यहां पे ही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। तो ये जो इंडिकेटिव मूड है ना, इसमें तीन चीजें आती हैं। अगर कोई फैक्ट स्टेट करना है वो, अगर आपको किसी को कोई ओपिनियन जाहिर करना है वो, अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है वो। तो अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज होगी तो वो कौन से मूड में जाएगी, इंडिकेटिव मूड में जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझना। जैसे हमने आपने पढ़ा टेंस, आपने क्या पढ़ा, टेंस। ठीक है, टेंस पढ़ लिया। तो जो टेंस है आपने पढ़ा होगा कि वो चार तरीके का टेंस होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है इंडेफिनिट टेंस, एक क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस। चौथा कौन सा होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। होता है ना भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब जो ये सारे टेंसेज है ना, सारे डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स यूज करते हैं। अगर मैं ये पूछूं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दोनों यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कॉन्टिन्यूस, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करता है, आईएनजी फॉर्म यूज करता है। अगर मैं आपसे पूछूं परफेक्ट, तो परफेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करता है, थर्ड फॉर्म यूज करता है। अगर मैं आपसे पूछूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये बीन प्लस आईएनजी यूज करता है। तो मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेज जो है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स की फॉर्म यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर? ठीक। सेम वे जो ये हमने मूड पढ़ा, ये तीन मूड पढ़े, ये तीनों ही डिफरेंट वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं। जो ये इंडिकेटिव मूड है ये नॉर्मल फॉर्म यूज करता है। नॉर्मल का मतलब क्या है, अब आपको समझा देता हूं। नॉर्मल का मतलब ये कि ये जो आपने लिखा, ये जो आपने तीनों चीजें लिखी, ये वाली कहां गया, हाँ ये ऐसे ही चलती है जो हम नॉर्मली हम सीखते हैं। वही वर्ब की फॉर्म यूज करता है जो हम टेंस में यूज करते हैं, वही यूज करता है। इंडिकेटिव का मतलब बेसिकली आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हो, तो जो इंडिकेट कर रहे हो तो उसमें हम यही वर्ब की फॉर्म्स यूज करेंगे जो नॉर्मल चलती आ रही हैं। अगर वो इंडेफिनिट है तो V1 V2 यूज कर लेंगे, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी यूज कर लेंगे, अगर वो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो बीन प्लस आईएनजी वो यूज कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे शुगर लिखा हुआ है तो शुगर के साथ टेस्ट यूज होना चाहिए या टेस्ट यूज होना चाहिए, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वही किया। लीजा के साथ हम क्या यूज करते हैं, इजी यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, इजी यूज करते हैं, तो हम इजी ही यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अगर यहाँ पे लीजा के साथ लिव क्यों यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज। डज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म। ठीक है, डू, डज और डिड, इसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं। इसी वजह से हमने यहाँ पे बेस फॉर्म का यूज कर लिया। तो ये बहुत बेसिक था, नॉर्मल सा मूड था। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो मूड है वो मूड है हमारा इंपेरेटिव मूड। कौन सा मूड है, इंपेरेटिव मूड। ये जो इंपेरेटिव मूड है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करता है, बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करता है, बेस फॉर्म। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गो, ये गो से आपने क्या बना लिया, गोज। गोज जो है ना, ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है वर्ड, ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ईट्स, तो जो ईट्स है ना ये बेसिक फॉर्म नहीं है, बेसिक फॉर्म तो हमारी क्या है, ईट। बात समझ आ रही है? तो जो बेस फॉर्म होता है वो यूज करता है कौन सा, इंपेरेटिव मूड। अब ये इंपेरेटिव मूड कहां कहां पे हमें यूज करना है, जब हम किसकी बात करते हैं, कभी किसी डायरेक्ट ऑर्डर की, डायरेक्ट रिक्वेस्ट की, या एडवाइस। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं इंपेरेटिव मूड, और इंपेरेटिव मूड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करता है, बेस फॉर्म। इसी वजह से वहां पे ओपन द डोर आया था, ओपन द डोर नहीं आया था, क्योंकि वो एक डायरेक्ट ऑर्डर था। अगर वो डायरेक्ट ऑर्डर है तो वहां पे वो इंपेरेटिव मूड है, और इंपेरेटिव मूड वर्ब की बेस फॉर्म यूज करता है। इसी वजह से जैसे मैंने बोल दिया ओपन द डोर। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि क्या ये फैक्ट है, क्या ये ओपिनियन है, क्या ये क्वेश्चन है, नहीं, तो इसका मतलब ये इंडिकेटिव मूड तो नहीं हो सकता। अच्छा फिर आप देखो कि क्या ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट या एडवाइस या ऑर्डर में से कुछ है, उसमें से है, तो इसका मतलब ये कौन सा मूड हो जाएगा हमारा, इंपेरेटिव मूड। अगर ये इंपेरेटिव मूड है तो इंपेरेटिव मूड कहता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, बेस फॉर्म। इसी वजह से कभी भी ओपन्स का यूज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ गई? ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। आप ये समझ लगते हैं ये हमारा कैसा ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट ऑर्डर हो गया। अच्छा अवॉइड जंक फूड, ये हमारी एडवाइस होगी, ये हमारी क्या होगी, एडवाइस होगी। और अगर मैं कह रहा हूं प्लीज हेल्प अस, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी।
ठीक है, समझ आ गई बात। तो जब कभी भी डायरेक्ट ऑर्डर होगा, डायरेक्ट एडवाइस होगी, डायरेक्ट रिक्वेस्ट होगा, तो वहां पे इंपेरेटिव मूड का यूज करेंगे, कोई टेंस का यूज नहीं करेंगे। अगर आपको किसी को अभी लग रहा है ना कि ये टेंस लिखा हुआ है, तो गलत लग रहा है अभी भी, ठीक है, ये टेंस नहीं है, मूड है। कौन सा मूड है? इंपेरेटिव मूड है, ठीक है। चलिए अब थर्ड मूड पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने आज डिस्कस करना है, दैट इज सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड जो है ये दो तरीके का होता है आगे फर्दर। एक होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, एक होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। अब समझ लो क्या है। पास्ट सब्जंक्टिव मूड हमने कवर किया हुआ है, कंप्लीट कवर किया हुआ है, तो वहां पे प्लेलिस्ट में देख लेना, उसी में ये वाली वीडियो ऐड कर देंगे हम। तो ये आज हमने कवर करना है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। जो जैसे हमने पढ़ा कि जो इंपेरेटिव मूड है ये वर्ब की बेस फॉर्म यूज करता है, वैसे ही प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड भी वर्ब की बेस फॉर्म यूज करता है। बस हमने ये देखना है अब कि ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो है ना, ये कौन से कंटेक्स्ट में कहां पे यूज करना है, क्योंकि जब तक हमें कंटेक्स्ट नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस है या क्या है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो ये हम कब यूज करेंगे, देखो, अ वर्ब फॉर्म दैट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, प्रेयर और इनडायरेक्ट ऑर्डर्स इज कॉल्ड प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। मतलब हम ये प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड कौन कौन से कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, जहां पे कोई नेसेसिटी एक्सप्रेस की जा रही हो, कोई नेसेसिटी एक्सप्रेस की जा रही हो, कोई रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस की जा रही हो, कोई प्रेयर एक्सप्रेस की जा रही हो, या कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस रिक्वेस्ट की जा रही हो। तो अभी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है अभी आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप इस चीज पे जोर दो कि ये कब यूज करना है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, बेस फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये हमारा कोई टेंस नहीं है, ये हमारा कोई टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज नेसेसरी है, मैं कह रहा हूं कि ये चीज नेसेसरी है कि फ्लोर को क्लीन करो, तो वो मेरी इंटेंशन है या वो चीज फैक्ट नहीं है ना। बात समझ। अगर कोई चीज रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायर्ड है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज नेसेसरी है, तो इसका मतलब वो फैक्ट होगा या इंटेंशन होगी, वो इंटेंशन ही तो होगी। बात समझ आ गई? ठीक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से समझना। वही जो पहली सबसे एग्जांपल लिखी हुई थी उसी पे चलते हैं। इस वाले में आ जाओ, ठीक है, ध्यान से समझना। पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है द कैप्टन सेड दैट द टीम ब्लैंक वेल। तो यहां पे ये जो बात की जा रही है ना, ये जो बात लिखी हुई है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, या फिर ये कोई डिमांड, रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी है? सोच के देखना। कैप्टन ने यहां पे कहा है, तो कैप्टन ने वो चीज स्टेट की है जो एक्चुअल में हुई है, तो इट मींस इट इज अ फैक्ट। अगर ये चीज फैक्ट है तो इसका मतलब यहां पे इंडिकेटिव मूड यूज करेंगे। इंडिकेटिव मूड का मतलब वही वर्ब की फॉर्म्स जो हम किसमें यूज करते हैं, टेंस में यूज करते हैं। बात समझ आ गई? बेसिकली ये टर्म पे टेंस यूज करेंगे, आप ये समझ लो। तो अगर यहाँ पे ये पास्ट का कंटेक्स्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कैसा कंटेक्स्ट होना चाहिए, पास्ट का कंटेक्स्ट होना चाहिए। तो पास्ट का कंटेक्स्ट सिर्फ एक ही वर्ब में लिखा हुआ है, कौन सा, सीसी, वजह से हम यहाँ पे क्या ही लिख देंगे। सेकेंड सेंटेंस में देखो, द कैप्टन डिमांडेड दैट, यहां पे ये कैप्टन की डिमांड है जो लिखी जा रही है। क्या ये फैक्ट है? नहीं, नॉट इट्स अ डिमांड। अब वो डिमांड चाहे प्रेजेंट की है, चाहे पास्ट की, चाहे फ्यूचर की है, मैटर नहीं करता, डिमांड है बस। अगर वो डिमांड है तो इसका मतलब यहां पे ये टेंस नहीं, यहां पे हम कौन सा मूड यूज करेंगे, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड क्या कहता है कि वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है, और इसी वजह से हम यहां पे किसका यूज कर लेंगे, प्ले का, ना कि किसका, प्लेस का, ना किसका, मस्ट प्ले का। सबसे ज्यादा जो आंसर्स आते हैं वो कौन से आते हैं, मस्ट प्ले। ठीक है। मस्ट प्ले क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहां पे टेंस नहीं, मूड है। ठीक है, अब ये वाली जो वर्ब है ना, यही मूड को कन्वे कर रही है, तो आप एक एक्स्ट्रा मॉडल लगा के मूड को क्यों कन्वे करोगे? जब हमने ये डिमांड लिख के ही बता दिया कि ये मूड है, तो आप मस्ट लिख के क्यों बताओगे कि वो मूड है? इतनी बात समझ आ गई? पता चल गया कि वहां पे प्ले क्यों आया। चलो अब आते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पे। इंडिकेटिव हो गया, और उसके बाद इंपेरेटिव हो गया, सब्जंक्टिव पता चल गया। ठीक। अब हमने वही जो क्वेश्चन किया था, हमने ये क्वेश्चन जो है हमने कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां पे देख लो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं।
एडवाइस हो सकता है, डिमांड हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकती है, वही सेम कंटेक्स्ट में हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स को। रिक्वायरमेंट हो सकती है, आस्क। आस्क के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी को पूछना, एक कहना। तो यहाँ पे अर्ज का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली, किसी से स्ट्रांगली कहना, ठीक है, स्ट्रांगली किसी चीज को सजेस्ट करना, उसको हम कहते हैं अर्ज। तो जब आस्क का मतलब टू अर्ज होता है, तब हम वहां पे इंपेरेटिव मूड का यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बताऊंगा। इंसिस्ट, प्रपोज। प्रपोज का मतलब भी वही होता है, ठीक है, एक तो शादी के लिए प्रपोज करते हैं, वो नहीं। दूसरा प्रपोजल का मतलब भी क्या होता है? किसी को सजेस्ट देना। कंपनी ने ये प्रपोजल भेज दिया, इसका मतलब वही चीज सजेस्ट कर रहे हैं। अब हमारी मर्जी है, हमने उसको यस नो बोलना है या नहीं बोलना, ठीक है। स्टिपुलेट, कमांड, रिकमेंड, सजेस्ट, ठीक है, डिक्री, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, मूव, ठीक है। तो अगर वर्ड्स रिमूव हो गए तो सॉरी, ठीक है। और ये डिक्री का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ऑफिशियल, गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है, वो डिसीजन लेता है जो बाद में लॉ बन जाता है, या फिर वो चीज रिकमेंड करता है, कहने का मतलब वो चीज सजेस्ट करता है या रिकमेंड करता है या डिमांड करता है, जो कि बाद में जाके क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। या फिर कोर्ट भी जो चीज जो है, कोई ऑर्डर निकालता है, एक चीज को सजेस्ट करता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उसको हम डिक्री कहते हैं। तो मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में हम डिक्री वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ हम कौन सा मूड यूज करेंगे? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। इसका मतलब हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वहां पे? बेस फॉर्म। यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, दे डिमांडेड दैट द करप्ट ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड। तो ध्यान से देखना, ठीक है। अब हमने यहां पे लिखा कि दे डिमांडेड दैट, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये डिमांड है या फैक्ट है? ये डिमांड है। सपोज करो कि इतना लिखा होता है सेंटेंस, द करप्ट ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड, तो ये हमारा फैक्ट हो जाता, वो क्या हो जाता? फैक्ट हो जाता। लेकिन अब ये फैक्ट नहीं है, अब यहाँ पे क्या होगा? हमारा डिमांड हो गया। तो इसका मतलब प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करेंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये वाली जो फॉर्म है ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बेस फॉर्म है ही नहीं। बेस फॉर्म क्या होती है इसकी? बी। तो इसी वजह से हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे? बी। समझ आ गई बात? पैसिव में लिखा हुआ है, पैसिव में हम क्या लिखते हैं? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे वॉज क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि मतलब उन्होंने आपको गलती निकालनी थी, ठीक है। पास में वॉज का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिमांड है, इसी वजह से बी आ गया। नेक्स्ट, इट इज ऑर्डर्ड दैट नो वन लीव्स द रूम। अब ये जो है ना, ये ऑर्डर की गई है ये बात। अगर ये बात ऑर्डर की गई है, तो यहाँ पे नो वन के साथ तो आना तो लीव चाहिए था, लेकिन ये है ऑर्डर, इसी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? लीव। द कोच एडवाइज्ड द कैप्टन दैट, दैट आएगा, ठीक है, दैट ही चोज टू बैट फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये बात की गई है, ये एक एडवाइस है या एक फैक्ट? एडवाइस है। तो अगर ये एडवाइस है तो ही के साथ चूज कैसे लिख दिया? चूज लिखो। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स इंसिस्टेड दैट द मीटिंग हैज बीन पोस्टपोन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैज बीन है कैसे यूज कर लिया? मीटिंग बी पोस्टपोन्ड। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, गॉड सेव्ड अवर किंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? गॉड सेव्ड अवर किंग, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई डिमांड हो, नेसेसिटी हो, या फिर क्या हो, प्रेयर वगैरह हो, तो जो ये प्रेयर वगैरह है तो वो भी इसी में आती है, ठीक है। कहाँ गया? सॉरी, हाँ, ये देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ? प्रेयर भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो जो प्रेयर वगैरह होती है उसमें भी क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। इसी वजह से हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? गॉड सेव। पता चल गया कि ऐसा यहाँ पे क्यों करते हैं? ठीक, आगे चलो। इट इज रिक्वायर्ड दैट एवरी स्टूडेंट टेक्स टेस्ट एवरी वीक, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड यूज करोगे या टेंस यूज करोगे? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कहता है, ऐसा हटा दो। आई रिक्वेस्टेड दोज पीपल दैट दे केप्ट टू द लेफ्ट ऑन द रोड, ठीक है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो लेफ्ट पे रहे, तो इसका मतलब ये इंटेंशन है बेसिकली, और ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? दे कीप। तो आप इस चीज को समझिए कि ये सारा पास्ट में लिखा हुआ है, ये पास्ट में लिखा हुआ है, फिर भी हमने यहाँ पे प्रेजेंट यूज कर लिया। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टेंस है ही नहीं, यहाँ पे ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। नाउ आई सजेस्टेड टू यू दैट यू विल लर्न प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इसको मतलब लर्न करो, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल नहीं आएगा, तो ये सजेशन है हमारी। अगर ये सजेशन है, यू लर्न आएगा सीधा, ठीक है। द केस डजंट रिक्वायर दैट शी बी प्रेजेंट। केस जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली अगर कोई चीज रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो भी तो रिक्वायरमेंट है ना, समझ रहे हो इस चीज को? अगर मैं कह रहा हूँ कि दो चीजें हैं, ठीक है, हर चीज का ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है लाइफ में, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कि ए की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि ये रिक्वायर्ड है कि वो प्रेजेंट ना हो, अल्टीमेटली हम यही कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस गलत हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? बी। नेक्स्ट, ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स दैट ही वाज गिवन अनदर चांस। ही रिक्वेस्टेड, तो ये रिक्वेस्ट है हमारी, तो यहाँ पे ही बी गिवन। नेक्स्ट,
आई मूव दैट, तो ये मूव वर्ब होती है ना, ये भी हमने लिखा हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा। जो मूव वर्ब होती है ना, इसका मतलब भी सजेस्ट करना होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, सजेस्ट करना होता है, ठीक है। आई मूव दैट अ वोट कैन बी टेकन ऑन दिस इशू, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यार इस मतलब इस पे ना वोट होनी चाहिए, तो यहाँ पे कैन बी टेकन गलत हो जाएगा, ठीक है, सीधा क्या लिखेंगे, बी टेकन। नेक्स्ट, द पुलिस सजेस्टेड दैट वी डिड नॉट गो अलोन एनीवेयर इन द नाइट, ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या लिखा, वो डिड नॉट गो, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो डिड है ये तो फैक्ट को इंडिकेट करता है, ये तो किसको इंडिकेट करता है, टेंस को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो तो टेंस में होते हैं। तो यहाँ पे तो हमने बोला कि बेस फॉर्म यूज करनी है, बेस फॉर्म ने वो यूज की हुई है, तो ये डिड हटा दो, ठीक है। अच्छा, नॉट क्या क्या करें, नॉट का लिखना ही पड़ेगा ऐसे, तो सिंपल ही नॉट गो हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब फिर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। पहले वो वर्ब्स का यूज था जो मैंने पहले बताया था, अब ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। इट इज नेसेसरी, इट इज अर्जेंट, इट इज वाइटल, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल, इट इज इंपेरेटिव, ठीक है। इंपेरेटिव भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर ऐसे फ्रेजेस आ रहे हैं तो उसका मतलब जो आगे लिखे वाली भी चीजें हैं वो हमारा इंटेंशन है, और उसमें क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, मतलब क्या यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पासपोर्ट कैरीज अवर फोटो, ठीक है। तो ये चीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये लिखा होता तो ये फैक्ट बन जाता, लेकिन अब ये चीज जो लिखी हुई इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये हमारी इंटेंशन है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरी। इट वॉज नेसेसरी दैट ही मेड अ फेंस, तो ये नेसेसिटी है, ठीक है। तो ही के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेक, मेक्स मत कर देना। इट वॉज recommended that you had met the principal, that you meet. It is vital that every player takes some rest now, take। पता चल गया जी आपको ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये इसी वजह से आपको समझाना था, इसी वजह से इंपॉर्टेंट था। अब ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जो आपके थे। इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब ये आगे वाले लिखे जाने वाली चीज है वो इंपॉर्टेंट है। एन एग्जाम्पल, बी मेड ऑफ ऑल दोज फाउंड गिल्टी ऑफ टेकिंग ब्राइब्स इन द अगस्त वेस्टलैंड केस, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों की एग्जाम्पल सेट की जानी चाहिए जो पकड़े गए हैं रिश्वत वगैरह लेते हुए, कौन से केस में, ये वेस्टलैंड केस में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो एन एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट लिखना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी मेड ऑफ इंपॉर्टेंट, तो ये बी मेड जो लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है, इज मेड ऑफ लिखा होना चाहिए था, ठीक है। तो इज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो वही क्वेश्चन था बच्चे का कि यहाँ पे बी आया तो बी क्यों आया, क्योंकि ये जो है ना ये हमारा क्या है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। बात समझ आ गई। नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है आई होप आप पढ़ पा रहे होंगे, नहीं पढ़ पा रहे तो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बिकॉज हिज सॉरी, बिकॉज हिज वर्क एज अ पेंटर रिक्वायर्स दैट, ठीक है। मतलब उसका जो मतलब कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हिज, बिकॉज हिज वर्क एज अ पेंटर रिक्वायर्स दैट, मतलब जो उसका काम की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दैट ही यूज प्रोडक्ट कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। तो यहाँ पे वही है कि ये जो आगे चीज लिखी हुई है ना, ये फैक्ट नहीं बल्कि एक रिक्वायरमेंट है, तो इसी वजह से दैट के बाद, ही के बाद उसने यूज लिख लिया, क्योंकि ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। ठीक है, आज के लिए हमने बेसिकली इतना ही करना था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बैंकिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जो SBPO देने वाले हैं या फिर जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, IB ACIO वगैरह जो होगा, और जो SSC CGL 2020 है, जून में होने वाला है, तो सबके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो इसको दोबारा से देखो, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो पहले टेंस आके देखो, फिर इसको देखो, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है, कंप्लीट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें ये सारा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि हमने पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं ना पढ़ा, प्रेजेंट तो पढ़ लिया, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है, वो कब यूज करना है बेसिकली, और उसमें वो आपकी कौन सी फॉर्म यूज करते हैं उसमें पढ़ाया हुआ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।